अमरावती शहर में नशीले पदार्थ की तस्करी बढ़ गई है। इन तस्करों पर नकेल कसने के लिए पुलिस भी काफी सक्रिय हो गई है। अमरावती में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 12 किलो 360 ग्राम गांजा जब्त किया है। अमरावती में नशीले पदार्थ गांजा और एमडी की तस्करी के मामले पिछले कुछ दिनों से सामने आए हैं। इन तस्करों को पकड़ना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन अब अमरावती पुलिस इन तस्करों पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। अमरावती पुलिस की अपराध शाखा टीम ने अमरावती नागपुर मार्ग पर वेलकम पॉइंट पर जाल बिछाकर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अताउर रहमान और एजाज खान अमरावती के रहने वाले हैं। गिरफ्तार इन दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने 12 किलो 360 ग्राम गांजा, 2 मोबाइल समेत 4 लाख रुपए का माल जब्त किया है। क्राईम ब्रांचच्या आमच्या टीमला गोपनीय माहिती मिळाली की 2 जण काहीतरी मोठ्या प्रमाणात गांजा घेऊन अमरावती शहर परिसरातून जाणार आहेत आणि इथे लोकल वाटप आणि बाहेरसुद्धा जिल्ह्यात ते वाटप करणार आहेत अशी माहिती मिळाल्यावरून क्राईम ब्रांचच्या टीमनी गाडगेनगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये 2 व्यक्तींना ताब्यात घेतलेला आहे, ज्यांच्याकडून जवळपास 12 किलोग्रॅम गांजा जो आहे तो सापडलेला आहे आणि NDPSच्या अंतर्गत कारवाई करण्यात आलेली आहे। आता आज ते कायदेशीर कारवाई आणि बाकी सर्व कारवाई सुरू असून याच्यामध्ये जे काही आता पुढचे लिंक्स मिळतील किंवा सोर्स ऑफ कुठून आणलेला आहे आणि कुठे पाठवणार आहे हे सुद्धा आम्ही लिंक्सचा पाठपुरावा करून त्या लिंक्सचा एस्टॅब्लिश करून कारवाई करू। आरोपी आता पुढची कारवाई आज कोर्टात पाठवून PCR घेणे आणि बाकीचे कायदेशीर कारवाईचं काम सुरू आहे। यापुढे सुद्धा जे काही नार्कोटिक्सचे संदर्भातले शहरात कुठलेही गुन्हे घडू नये याकरिता जास्तीत जास्त आपण दक्षता घेत आहोत आणि अवेअरनेस प्रोग्रामसह ह्या लोकांवर जे कोणी नार्कोटिक्सचा व्यापार करत आहेत, गांजा असेल, MD असेल किंवा इतर काही नशायुक्त पदार्थ आहेत, जास्तीत जास्त कारवाई करण्यासाठी सर्वांना कामालाचे आदेश दिलेले आहेत आणि हे चांगली क्वालिटी रेड केली त्याबद्दल मी आमचे क्राईम ब्रांचच्या टीमचे अभिनंदन करतो आणि त्यांना योग्य असं रिवॉर्डसुद्धा देण्यात येईल चांगल्या कामगिरीबद्दल सर्व टीमला। यूनाइटेड फोरम ऑफ महाबैंक यूनियंस के नेतृत्व में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल किया है। इस हड़ताल की वजह से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कामकाज ठप रहा। अमरावती में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की रुक्मणी नगर मुख्य शाखा के सामने हड़ताल में शामिल कर्मचारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। महाराष्ट्र बैंक के कर्मचारी अपनी विविध मांगों को लेकर आंदोलन का रास्ता अपनाए हैं। बैंक के प्रबंधन के खिलाफ कर्मचारी संगठन ने 27 जनवरी को ही हड़ताल का आह्वान किया था और इसमें 93% कर्मचारियों ने भी भाग लिया था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद अब कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल की है। ये कर्मचारी बैंक में अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि इससे बैंक के कामकाज की गोपनीयता, ग्राहकों के जमा और उसकी सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। कर्मचारियों ने अपनी विविध मांगों के लिए जोरदार नारेबाजी की। 9 आणि 10 तारखेचा महाराष्ट्र बँकेतील संप हा पूर्ण भारतभर UFDOच्या मंचाखाली आम्ही आयोजित केलेला आहे। आमची एकच मागणी आहे, रोजगार भरती। कारण बँकेत भरपूर पदं हे रिक्त आहेत आणि त्यामुळे अपुऱ्या पदामुळे आम्ही चांगली ग्राहक सेवा देऊ शकत नाही। त्याचप्रमाणे बरेचसे टेक्निकल इश्यू पण आहे। 6-7 महिन्यापासून बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्ये ATMची कमतरता भासते आहे, त्यामुळे आम्हाला तिथे पण खूप अडचण होत आहे। ग्राहक आमचे थोडा असंतोष होत आहे ग्राहकांमध्ये निर्माण। ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी आम्ही संप हा केलेला आहे। हा 2 दिवसीय संप आहे। याच्या आधी आम्ही 27 जानेवारीला संप केला होता, पण अजूनही मॅनेजमेंटचं आडमुठं धोरण जर कायम राहिलं तर यापुढे आम्ही बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा आपण इथे देऊ इच्छितो। धोरणांनुसार बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्ये सरकार खाजगीकरणाच्या दिशेने पाऊल पुढे टाकत आहे। त्याचा पहिला टप्पा म्हणजे इथे नोकर भरती बंद आहे। गेल्या कित्येक वर्षामध्ये आमच्या इथे बँकेत नोकर भरती झालेली नाही। या काळामध्ये आमचा आमच्या बँकेचा बिझनेस हा 256 पटीने वाढला, पण कर्मचारी मात्र 23% कमी झाले आहेत उलट। त्यामुळे परिस्थिती अशी आहे की आज आमचा कर्मचारी वर्ग कितीही मनात आणलं तरी ग्राहकांना चांगली सेवा देऊ शकत नाही। कुठल्याही ग्राहकाला उत्तमोत्तम ग्राहक सेवा मिळाली पाहिजे हा त्याचा पहिला अधिकार असतो।
दुसरा अधिकार म्हणजे आज जनतेच्या ज्या घामाच्या ठेवी, घामाचा पैसा या बँकेत त्यांनी सरकारच्या भरोश्यावर ठेवलेला आहे, त्याच्या सुरक्षिततेची त्यांना हमी आहे. त्या पैशाची सुरक्षितता उद्या धोक्यात येऊ शकते. म्हणून नाईलाजानी आम्हाला नोकर भरती करता या संपात उतरावं लागलं. यात आमचं हित आहेच, कारण आमच्या कर्मचाऱ्यांवर येणारा ताण आम्हाला थोडा कमी करायचा आहे. पण त्यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे ग्राहकांना चांगली सेवा मिळाली पाहिजे. आणि तरुण पिढीची आज बेरोजगारीने त्रस्त आहे. रस्त्यावर भटकणाऱ्या लाखो तरुणांना आज बँकिंग इंडस्ट्री रोजगार देऊ शकते. त्या लोकांचं भविष्य निर्माण होऊ शकते, त्यांच्या भविष्याची सोय होऊ शकते. याकरता आम्ही आज संपात उतरलो आहोत. म्हणून हा संप जनतेच्या आणि ग्राहकांच्या हिताकरता आहे, आमच्या स्वतःच्या स्वार्थाकरता नाही. त्याची आज बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या 9 आणि 10 या 2 रोजी बँकेतील जवळजवळ 95% कर्मचारी या संपामध्ये सहभागी झाले आहेत. युनायटेड फोरम ऑफ महाबँक्स युनियन या बॅनरखाली बँकेतील 7 युनियन्सचे सभासद या 2 दिवसीय संपामध्ये आज सहभागी झाले आहेत. या संपाचा एकच उद्देश आहे कर्मचाऱ्यांची भरती. आता ही कर्मचाऱ्यांची भरती कशाकरता करावी, तर केवळ उत्कृष्ट ग्राहक सेवा ही ग्राहकांना मिळाली पाहिजे, त्याकरता ही कर्मचाऱ्यांची भरती अतिशय आवश्यक आहे. त्याकरता हा संप करण्यात येत आहे. मॅनेजमेंटसोबत आम्ही बऱ्याच वर्षापासून या गोष्टीकरता वारंवार चर्चा करूनही मॅनेजमेंट या गोष्टीवर पुढाकार घेत नाही आणि कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या टार्गेट्स देऊन काम करण्याकरता बाधित करत आहेत. आणि त्यामुळं कर्मचाऱ्यांचं वर्क लाईफ बॅलन्स हे त्यामुळे डिस्टर्ब होत आहे. कर्मचाऱ्यांना उशिरापर्यंत बँकेत बसून काम करावं लागतं आणि त्यामुळं सुट्टीच्या दिवशी पण त्यांना काम करावं लागतं. त्यामुळं हा आम्ही संप जाहीर केला आहे. यापुढे जर आम्हाला संप करायचा झाल्यास तो इंडेफिनिट स्ट्राईकसुद्धा आम्ही करू. एवढे बोलून मी संपतो. प्रसिद्ध श्री शंभू महादेव सालबर्डी यात्रा के लिए अमरावती से एसटी महामंडल द्वारा शिवरात्रि के उपलक्ष्य में विशेष बस शुरू की जा रही है. इसके साथ ही प्रसिद्ध पुरातन कालीन श्री क्षेत्र कोंडेश्वर यात्रा के लिए भी व्यवस्था की गई है. सालबर्डी एक गुफा है और इस गुफा में भगवान शिव की प्राचीन मूर्ति के दर्शन के लिए हर साल महाशिवरात्रि पर एक बड़ी यात्रा आयोजित की जाती है. सप्ताह भर चलने वाली यात्रा में लाखों श्रद्धालु आते हैं. सालबर्डी मोर्शी के पास एक पहाड़ी है जिस पर एक गुफा में भगवान शिव की मूर्ति विराजमान है. ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा से पचमढ़ी स्थित महादेव पहाड़ी की ओर जाने वाला रास्ता है. सालबर्डी गांव प्राचीन गुफा और उसमें स्थित सबसे पुराने शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है. इस शिवलिंग की विशेषता ये है कि यहाँ प्रकृति स्वयं भगवान शिव का निरंतर अभिषेक करती है. शिवलिंग से ठीक ऊपर पहाड़ी से लगातार पानी की एक धारा बहती रहती है. पौराणिक काल से ये जगह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लाखों भक्तों के लिए धार्मिक स्थल है. इस साल महाशिवरात्रि के अवसर पर यात्रा के मद्देनजर एसटी महामंडल ने श्रद्धालुओं को बस की सवारी की सुविधा प्रदान की है. विदर्भ सहित अमरावती जिले से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. निगम यात्रा अवधि के दौरान अमरावती, धामनगांव, परतवाड़ा, चांदोर बाजार, दरियापुर, वरुड, मोर्शी, तिवसा से अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी. अमरावती जिल्ह्यातील प्रवाशांना माहिती देऊ इच्छितो की महाशिवरात्री यात्रा सालबर्डी येथे दरवर्षी भरत असते. याही वर्षी 18 फेब्रुवारीला महाशिवरात्री आहे आणि त्या अनुषंगाने एसटी महामंडळाने आपली तयारी पूर्ण केलेली आहे. एसटी महामंडळ दरवर्षी या कालावधीमध्ये गाड्या सोडत असते. याही वर्षी 15 फेब्रुवारी ते 25 फेब्रुवारी या 11 दिवसाच्या कालावधीकरता जादा बसेसची व्यवस्था करण्यात येईल. प्रामुख्याने वरुड, मोर्शी आणि अमरावती येथून तर नियमितपणे गाड्या आहेतच. याशिवाय चांदूर बाजार, परतवाडा, दर्यापूर आणि चांदूर रेल्वे येथून सुद्धा या कालावधीमध्ये जादा गाड्या सुटणार आहेत. अतिशय माफक दर एसटीचे आहेत. वरुड ते सालबर्डी 45, मोर्शी ते सालबर्डी 25 आणि अमरावती ते सालबर्डी 105. यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना अर्ध तिकीट व जे अमृत ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यांना निःशुल्क सालबर्डी येथे जाता येईल. सालबर्डी यात्रेत फक्त अमरावती जिल्ह्यातूनच नव्हे
तर वर्धा, यवतमाळ आणि अकोला या तिन्ही जिल्ह्यातून आपण जादा बसेसची व्यवस्था त्या डिव्हिजन मार्फत करण्यात येईल. सालबर्डी येथून थेट वर्धा, यवतमाळ आणि अकोला इथल्या बसेस पण उपलब्ध राहणार आहेत. एसटीचा प्रवास हा सुरक्षित प्रवास आहे आणि त्या अनुषंगाने कोणीही खासगी बसने न जाता एसटीच्या माफक बसने ज्याची तयारी आम्ही परिपूर्ण केलेली आहे त्यांनीच करावा. या यात्रेशिवाय आपल्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये एक कोंडेश्वर यात्रा सुद्धा महाशिवरात्रीत 2 ते 3 दिवसाच्या कालावधीसाठी भरत असते. तेथे सुद्धा जादा बसेसची व्यवस्था करण्यात येईल. अशा पद्धतीने जी व्यवस्था महामंडळाकडून करण्यात आलेली आहे त्याला एक चांगला प्रतिसाद एसटी महामंडळाला मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मागच्या वर्षी जवळपास 1060 फेऱ्यांमध्ये आम्हाला 17 लक्ष उत्पन्न प्राप्त झालं होतं आणि नक्कीच यावर्षी आमचं 1500 फेऱ्यांचं नियोजन आहे आणि जवळपास 25 लाख रुपयाचं आमचं टार्गेट आहे. अमरावती में महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के विभागीय कार्यालय शुरू किया गया. कार्यालय के शुरू होने से अमरावती विभाग के 5 जिलों के लोगों को सुविधा होगी. वक्फ बोर्ड के कामों को लेकर पश्चिम विदर्भ के नागरिकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था. छोटे से छोटे काम के लिए काफ़ी लंबा सफ़र तय कर औरंगाबाद वक्फ कार्यालय जाना पड़ता था. विदर्भ वासियों की परेशानियों को दूर करने के लिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा ने वादा किया था कि वह अमरावती में महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड का विभागीय कार्यालय शुरू करेंगे. डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा ने अपना वादा पूरा किया और अमरावती के कैंप इलाके के सुंदरलाल चौक स्थित महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के विभागीय कार्यालय का उद्घाटन अपने शुभ हस्ते किया. इस मौके पर डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा ने कहा कि वक्फ बोर्ड के सभी काम इस कार्यालय से किए जाएंगे. महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड ने ये तय किया है कि हर जगह जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, वहाँ पे अच्छी बिल्डिंग में हम शिफ्ट हो. उसी के तहत अमरावती में आज रीजनल वक्फ ऑफिस का नए बिल्डिंग में हम शिफ्ट हुए हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिले और उनको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में वक्फ के जो भी उनके चाहे वो रजिस्ट्रेशन के मामले हो, स्कीम के मामले हो या चेंज रिपोर्ट के मामले हो, ये जल्द से जल्द उसका डिस्पोजल हो जाए, उसके ऊपर कार्रवाई हो. ये को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये ऑफिस का आज अमरावती में नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं. और वक्फ के जो कर्मचारी भर्ती का भी मसला है, इंशाअल्लाह ताला हम एक 15 दिन के अंदर इसकी जाहिरात देने जा रहे हैं, जहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर होगा और दीगर स्टाफ काम करेगा. ऐसा आपको मैं यकीन दिलाता हूँ. मैंने जैसा बताया कि सेक्शन 36 के तहत रजिस्ट्रेशन होता है, ये जल्द से जल्द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का हमारा 99% काम हो चुका है. 1% उसमें कुछ टेक्निकल बातें रह गई है. मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह 1 मार्च के पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम भी वक्फ बोर्ड के माध्यम से शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह. यहाँ पे हर काम किए जाएंगे, चाहे वो प्रपोजल रजिस्ट्रेशन के प्रपोजल लेना हो, चेंज रिपोर्ट के प्रपोजल हो या फिर और दीगर एतबार के कोई भी वक्फ के सेक्शन में अलग अलग प्रपोजल आएंगे. वो प्रपोजल को यहाँ पे लिया जाएगा और इसको सीधा हेड ऑफिस में भेज के बोर्ड के सामने तुरंत रखा जाएगा. लोगों को जो तकलीफें होती थी औरंगाबाद जाना या दूर जाना, इंशाअल्लाह ताला ये ऑफिस यहाँ बनने से काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, ऐसा मेरा यकीन है. मौसम में बदलाव की वजह से रबी की फसल पर कीड़ों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है. अमरावती जिले में चने की फसल पर कीड़ों के बढ़ते प्रकोप की वजह से किसान भी काफी परेशान है. अमरावती जिले में पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव आया है. रात और सुबह ठंड, जबकि दोपहर में तेज गर्मी, इसके साथ ही सुबह के समय कोहरा भी छाया रहता है. इससे अमरावती जिले में कुछ अजीब ही माहौल देखने को मिल रहा है. इस वातावरण का रबी मौसम की फसलों पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है. इस बदलते पर्यावरण के कारण चने की फसल पर कीड़े और बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है और पूरी फसल लाल होकर सूख रही है. इससे चना उत्पादक किसानों को भारी परेशानी हो रही है. किसान फसल को सूखने से बचाने के लिए महंगे कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं. भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास मंत्रालय द्वारा अमरावती में गुरुवार को विक्रेता विकास कार्यक्रम और जीएम सम्मेलन का आयोजन किया. इस सम्मेलन में उद्यमियों को सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के संबंध में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया गया.
सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार केंद्र सरकार और CPSUS को कम से कम 25% माल सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदना होगा। मंत्रालय को सभी सामान्य उपभोग की वस्तुएं और सेवाएं आदि की खरीद करनी है। वस्तुओं और सेवाओं की सूची सरकार और GM पर पाठ्यक्रम के बाजार स्थान पर उपलब्ध है। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ ही इस विक्रेता विकास कार्यक्रम एवं GM सम्मेलन में MSE डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन की ओर से उपस्थित उद्यमियों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया गया। इस मौके पर बिजनेस फैसिलिटियर निखिल पाटिल, NPCIL अनिल पाटिल, RCF के निरंजन सोनक सहित MIDC एसोसिएशन, अमरावती चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, स्वयं सिद्ध उद्यमिता विकास अभियान के सभी सदस्य एवं पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। अमरावती शहर के रामपुरी कैंप स्थित स्कूल में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस खेल प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। अमरावती मनपा शिक्षा विभाग की ओर से इस खेल उत्सव का आयोजन किया गया है। विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को अवसर देने, बच्चों के उत्साह को बढ़ाने और उन्हें सर्वांगीण विकास करने के इरादे से इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस खेल प्रतियोगिता में प्राथमिक समूह में लंगड़ी, कबड्डी, खो खो, बोरी दौड़, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, लेमन स्पून जैसे खेल शामिल है। जबकि उच्च प्राथमिक समूह में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, 100 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, बैडमिंटन, टेक्निक्वाइट, लेमन स्पून आदि शामिल है। इस खेल महोत्सव में विद्यार्थियों का उत्साह चरम पर है। इस प्रतियोगिता में 18 स्कूलों के 1000 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। अमरावती में श्री संत गजानन महाराज भक्त सेवा समिति एवं श्री संत गजानन पारायण समूह द्वारा सहकार नगर में गजानन महाराज के पारायण का आयोजन किया गया। हरिभक्त पारायण संत कवि श्री दास गणु महाराज कृत श्री गजानन विजय ग्रंथ का श्रद्धालुओं ने सामूहिक पठन किया। सर्व निघून गेले गावा माझी कळविलेच मंदिराचे अवघे वृत्त पुढे श्रोते प्रातःकाळी आली गावची मंडळी समर्थांची पाण्यावरील गुराख्यांच्या बरोबर जैसा काल होता वैसला तैसाचा आता पाहिला भाकरीशीला स्पर्श केला तीनशीच्या जशीची म्हणू लागले गावकरी हा योगी पुरुष कोणीतरी आहे वैसला मंदिरी या साक्षात शंकराच्या कोणी म्हटले सेवले श्रीजुलीच्या बाहेर आले आपण दर्शन द्याया भले चला देऊया गावात हा समाधी मंदिरात तेव्हा काही बोलले त्याला त्रास देऊ नका बंगाल वर्षाच्या नंतर झाले तिला समाधीच्या जोरावरी बोलेना म्हणून साऱ्या गुराख्यांना नवल वाटले दिशेच्या गुराखी आपसात बोलती याची मुळे न कळेचे ती जरी मेला म्हणावानीची ती तरी आहे बचलेला अंगण झाले थंड बघा ऊन आहे साचार यावरून हा जिवंत आहे शंका नको कोणी म्हणे असेल भूत या मायावी रूप दावित कोणी म्हणे निधन सत्य शिवा पुढे ना भूत येई कोणी ईश्वरीचा देव हा असावा साचा नाव त्याच्या दर्शनाचा झाला आपणानेच भाग्य याचे आता पूजन करू। पृथक विदर्भ के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाने वाले विदर्भवादी नेता वामनराव चटप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जुबान फिसल गई और बातों ही बातों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बाप कह डाला। केंद्रीय मंत्री गडकरी के वादे को याद दिलाते हुए वामनराव चटप कुछ ज्यादा ही बोल बैठे। बुल्ढाना में पत्रकारों से बात करते हुए विदर्भवादी नेता वामनराव चटप पृथक विदर्भ पर भाजपा पर अपनी नाराजगी जता रहे थे। इस दौरान पत्रकार के एक सवाल का जवाब देते हुए वामनराव बोलते बोलते कुछ ज्यादा ही बोल गए। जुबान कुछ ऐसी फिसली कि वामनराव चटप ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बाप कह डाला। राज्य निर्मितीचा अधिकार घटनेच्या कलम 3 प्रमाणे केवळ केंद्र सरकारला आणि संसदेला आहे।
राज्य सरकारला काही नाही. त्याचा बाप जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता गडकरी, त्यांनी लेखी दिलं होतं राष्ट्रीय अध्यक्षांना असताना 14च्या निवडणुकीत विदर्भवाद्यांना, जर आमचं दिल्लीत सरकार आलं तर आम्ही विदर्भाचं राज्य करू, आम्ही छोट्या राज्याच्या बाजूचे आहोत. 97 साली यांचा भुवनेश्वरचा ठराव आहे जे बनवारीलाल पुरोहित यांनी मांडला, जे आज राज्यपाल आहे राजस्थानचे. निर्णय केला, पण एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे. एक शनिवार नावाच्या धड्यातलं वाक्य आहे, सत्ता आणि संपत्तीचा दर्प म्हणजे वास इतका मादक असतो की कोणत्याही व्यक्ती वा संस्थेच्या नाकापाशी गेला की त्याला सुंगणीचं औषध द्यायची गरज पडत नाही, क्लोरोफॉर्म द्यायची गरज पडत नाही, माणूस आपोआपच बेहोश होतो. पृथक विदर्भ के मुद्दे पर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा 21 फरवरी से विदर्भ निर्माण यात्रा निकाली जाएगी। पश्चिम विदर्भ के बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा और पूर्व विदर्भ से सिरोंचा से ये यात्रा निकाली जाएगी और नागपुर में पहुंचेगी। इस यात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए बुल्ढाना में वामनराव चटप ने पत्र परिषद ली। उस दौरान ही उन्होंने भाजपा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज देने के फैसले को 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिया है। इस योजना में सस्ते अनाज दुकानदारों को कमीशन देने का जिक्र नहीं होने पर बुल्ढाना जिले के अनाज दुकानदार संघ ने आंदोलन का रुख अपनाया है। इस आंदोलन का ये तीसरा दिन है। पिछले 6 महीने से सरकार ने लाभार्थियों को अनाज वितरण बंद कर रखा है। सस्ता अनाज बेचने वालों की मार्जिन या कमीशन का सवाल भी लंबित है, इसलिए राशन दुकानदार ई-पॉस मशीन को बंद करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के 1 जनवरी 2023 से लिए गए निर्णय के अनुसार सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, लेकिन इस योजना के फैसले से पहले दुकानदारों के मार्जिन या कमीशन के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया। दुकानदारों को कमीशन कौन देगा, इसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जनवरी महीने में वितरण के बावजूद दुकानदारों के कमीशन का निर्णय अभी तक सरकार द्वारा नहीं लिया गया है, इसलिए केंद्र व राज्य संगठनों ने 3 दिन ई-पॉस मशीन बंद रखने के लिए आंदोलन का रुख अपनाया है। सस्ता अनाज दुकानदार संघ के तहसील अध्यक्ष मानिकराव सावल ने मांग की है कि सरकार को राशन दुकानदारों की विभिन्न मांगों को स्वीकार कर उन्हें न्याय देना चाहिए। आज आम्ही बुलढाणा तालुक्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानदारांनी 7 तारखेपासून ते 9 तारखेपर्यंत ई-पॉस मशीनवर रेशन कार्ड धारकांना जे मोफत धान्य वाटप करण्यात आहे ते आम्ही बंद ठेवण्यात आलेलं आहे। आम्ही तसं निवेदन 6 तारखेला तहसीलदार बुलढाणा यांना सुद्धा देण्यात आलेलं आहे। आज देशामध्ये आणि राज्यामध्ये शासनाने मोफत धान्य योजना सुरू केली, परंतु आम्ही स्वस्त धान्य दुकानदार कोरोना काळापासून आजपर्यंत आम्ही धान्य वाटप करत आलेलो आहोत आणि आत्ताचं जे धान्य वाटप आहे या बाबतीत स्वस्त धान्य दुकानदारांना कमिशन राज्य सरकार देणार का केंद्र सरकार देणार या बाबतीत आतापर्यंत आम्हाला कोणत्याही प्रकारची माहिती देण्यात आलेली नाही। आज आमची औरंगाबाद या ठिकाणी राज्यस्तरीय बैठकसुद्धा आयोजित करण्यात आलेली आहे। शासनाने आमच्या या मागणीचा गांभीर्याने विचार करावा अशी आमची शासनाला विनंती आहे। तसेच देशातील आणि राज्यातील पूर्ण स्वस्त धान्य दुकानदार ऑल इंडिया फेडरेशनच्या मार्फत दिल्ली या ठिकाणी 22 मार्चला आम्ही मोर्चाचं सुद्धा आयोजन करण्यात आलेलं आहे। तरी आमची शासनाला विनंती आहे की आम्ही शासनाच्या ध्येय धोरणानुसार मोफत धान्य वाटपास तयार आहोत, परंतु शासनाने आम्हाला मानधन या तत्वावर मानधन देण्यात यावं। कमीत कमी 30,000 रुपये मानधन आमच्या स्वस्त धान्य दुकानदारांना देण्यात यावं। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।